Welcome to Educational Rain Academy. हेलो दोस्तों, मैं हूं किशन आजाद। आप देख रहे हैं एजुकेशनल रैन एकेडमी। आज हम एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट 2024 यानी बजट 2024 के बारे में बात करेंगे। आज का सेशन बहुत ही कमाल होने वाला है। हम बात करेंगे बजट 2024 से संबंधित एमसीक्यू के बारे में, बजट से संबंधित क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं और एमसीक्यू के ऐसे प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो कि एग्जाम में हमेशा पूछे जाते रहे हैं और आगामी एग्जाम में भी पूछे जाते रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन पहले क्वेश्चन के साथ। वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण अब तक कितने बजट पेश कर चुकी हैं? तो वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी अब तक 6 बजट पेश कर चुके हैं, जिनमें से 5 बजट थे वो आम बजट थे और एक जो बजट पेश किया है वो अंतरिम बजट पेश किया है। अंतरिम बजट 2024 का एक अंतरिम बजट है। अंतरिम बजट उस साल पेश किया जाता है जिस साल लोकसभा के चुनाव होते हैं। ये है वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण। इन्होंने अब तक 6 बजट पेश किए हैं, 5 आम बजट और एक अंतरिम बजट पेश किया है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब तक सबसे ज्यादा यूनियन बजट यानी बजट पेश करने का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो मोरारजी देसाई, जिन्होंने अब तक 10 बजट पेश किए हैं। वहीं डॉक्टर मनमोहन सिंह की बात करें तो उन्होंने 6 बजट पेश किए हैं। प्रणब मुखर्जी की बात करें, इन्होंने अब तक 9 बजट पेश किए हैं। और निर्मला सीतारमण की बात करें तो इन्होंने 6 बजट पेश किए हैं। तो सबसे ज्यादा जो बजट पेश किए हैं वो मोरारजी देसाई जी ने किए हैं। तो इसका जो आंसर सही हो जाता है पहला, मोरारजी देसाई। ये है मोरारजी देसाई। वित्त मंत्री मोरारजी देसाई ने अब तक सबसे ज्यादा 10 बजट पेश किए हैं, जो कि अब तक के रिकॉर्ड में सबसे ज्यादा है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत का पहला बजट किस वित्त मंत्री के द्वारा पेश किया गया था? यानी भारत में पहला बजट पेश करने का जो श्रेय है वो किसको जाता है? तो जेम्स विल्सन है। जेम्स विल्सन, इन्होंने 1860 में सबसे पहला जो हमारा बजट था वो पेश किया था। ये जो थे जेम्स विल्सन थे, इंग्लैंड से थे। इंग्लैंड के एक बहुत बड़े उद्योगपति थे और साथ ही इकोनॉमिस्ट भी थे। ये हैं, आप तस्वीर में देख पा रहे होंगे, ये हैं जेम्स विल्सन। इन्होंने 1860 ईस्वी में हमारे भारत का पहला बजट पेश किया था। इनको, जेम्स विल्सन को फादर्स ऑफ बजट के नाम से भी जाना जाता है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वहीं बात करें आजाद भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? आजाद भारत का मतलब जो 1947 के बाद जो भी बजट पेश हुआ होगा वो आजाद भारत का बजट हुआ होगा। तो आजाद भारत 1947 में किसने पहला बजट पेश किया था? तो ये है सन्मुख सेठी जी। इन्होंने 1947 में ये बजट पेश किया था। तो इसका जो आंसर सही हो जाता है सन्मुख सेठी जी। ये है सन्मुख सेठी जी। आजाद भारत का पहला बजट इन्होंने पेश किया था 1947 में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बात करें गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? तो ये हैं जॉन मथाई जी। इन्होंने 1950 में ये बजट पेश किया था। तो इसका जो आंसर सही हो जाता है जॉन मथाई। आप तस्वीर में देख पा रहे होंगे, ये है जॉन मथाई। इन्होंने 28 फरवरी 1950 को गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय बजट पेश करने वाली पहली महिला कौन थी? यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहली महिला कौन थी जिसने भारत का बजट पेश किया था? तो ये थी इंदिरा गांधी जी। इन्होंने बजट पेश किया था। तो इसका आंसर सही हो जाता है इंदिरा गांधी। आइए जान लेते हैं इनके बारे में। मोरारजी देसाई के वित्त मंत्रालय से इस्तीफा देने के बाद इन्होंने 1970 में एक बजट पेश किया। इसके बाद वह देश की पहली महिला बन गई जिन्होंने बजट पेश किया था और उसी के साथ ही ये पहली वित्त मंत्री भी रही जो कि महिला थी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पहली भारतीय पूर्णकालिक महिला, अभी बात हो रही थी भारतीय महिला की, अब बात हो रही है भारतीय पूर्णकालिक महिला की। यह है निर्मला सीतारमण। यह पहली महिला है जो पूर्णकालिक वित्त मंत्री महिला है। इन्होंने बजट पेश किया है। एएफएस का उल्लेख संविधान के किस आर्टिकल में है? एएफएस का मतलब है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। संविधान में बजट का कहीं भी कोई उल्लेख नहीं है। बजट में हमेशा एएफएस यानी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का उल्लेख है, जो कि आर्टिकल 112 के अंतर्गत दिया गया है। तो इसका आंसर सही हो जाता है पहला। संविधान अनुच्छेद 112 बजट से संबंधित है। अनुच्छेद 112 के तहत ही प्रतिवर्ष सरकार संसद में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी वार्षिक वित्तीय विवरण एएफएस पेश करती है, जिसे हम बजट के नाम से जानते हैं। अब तक का सबसे लंबे बजट भाषण का रिकॉर्ड किसके नाम है? समय के अनुसार अब तक के सबसे लंबे बजट भाषण का रिकॉर्ड किसके नाम है? समय के अनुसार, मतलब अब तक बजट पर सबसे ज्यादा समय तक किसने भाषण दिए हैं? तो ये है श्रीमती निर्मला सीतारमण। ये है निर्मला सीतारमण। इन्होंने सबसे लंबे भाषण का रिकॉर्ड 2020 में कायम किया था, जो 2 घंटे 42 मिनट तक नॉन स्टॉप बजट पर बोली थी। यही बात करें अब तक का सबसे लंबा जो बजट भाषण
शब्दों के अनुसार किसके नाम है? तो ये है डॉक्टर मनमोहन सिंह। ये है डॉक्टर मनमोहन सिंह। नरसिम्हा राव की सरकार में इन्होंने 1991 में 18,650 शब्दों का सबसे लंबा बजट भाषण बोला था। आइए चलते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। सबसे छोटे बजट भाषण का रिकॉर्ड की बात करें तो ये है धीरू भाई जी के नाम। ये है धीरू भाई जी। इन्होंने 1977 में सिर्फ 800 शब्दों का बजट भाषण दिया था। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रेल बजट को आम बजट से कब अलग किया गया था? यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो 1924 में, और फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो 1924-25 में रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया था। 1924 से एक वर्ष समिति की सिफारिश पर ही रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया था। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस समिति की सिफारिश पर 1924 में रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया था? अभी मैंने बताया था एक वर्ष समिति, ये मैंने अभी बताया था आपको, एक वर्ष समिति की सिफारिश पर 1924-25 में भारत का रेल बजट आम बजट से अलग कर दिया गया। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रेल बजट को आम बजट में फिर से कब शामिल कर दिया गया? 1924 में इसको अलग किया गया था, लेकिन अब फिर से इसको रेल बजट को आम बजट में शामिल कर लिया गया। तो यह कब से किया गया? यह सन 2017-18 से इसको शामिल कर लिया गया है। विवेक देबरॉय समिति की सिफारिश के अनुसार सन 2017-18 में रेल बजट को फिर से आम बजट में शामिल कर लिया गया है। 2017 से ही बजट को 1 फरवरी को पेश किया जाता है। 2017 से पहले यह बजट फरवरी के अंतिम सप्ताह में पेश किया जाता था। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस समिति की सिफारिश पर 2017 में रेल बजट को आम बजट में शामिल किया गया था? तो मैंने अभी बताया था आपको, विवेक देबरॉय समिति की सिफारिश पर रेल बजट को आम बजट में फिर से शामिल कर लिया गया है। विवेक देबरॉय समिति की सिफारिश पर 2017-18 में रेल बजट को फिर से आम बजट में शामिल किया गया। बजट बनाने का जिम्मेदार नोडल कौन होता है? तो वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर DEA का बजट प्रभाग जो बजट बनाने का होता है वो नोडल जिम्मेदार होता है। वित्त मंत्री द्वारा बजट किस सदन में पेश किया जाता है? राज्यसभा में, लोकसभा में, विधानसभा में? वित्त मंत्री द्वारा जो बजट पेश किया जाता है वह लोकसभा में पेश किया जाता है। इसका आंसर सही हो जाता है दूसरा। लोकसभा के सामान्य बजट वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। वह बजट को प्रस्तुत करते हुए भाषण देता है। अपने भाषण के अंतिम भाग में ही अपने द्वारा कराधान के प्रस्तावों या मौजूदा करों में परिवर्तनों के बारे में बताया जाता है। लोकसभा में वित्त मंत्री के भाषण की समाप्ति पर वार्षिक वित्तीय विवरण को राज्यसभा के पटल पर रख दिया जाता है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जब कर संग्रह जो हमारा रेवेन्यू है वो आवश्यक व्यय यानी एक्सपेंडिचर के समान होता है तो ऐसे बजट को किस कैटेगरी में रखा जाता है? तो ये होता है संतुलित बजट। जब हमारा रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर के बराबर होता है तो ऐसे बजट को हम संतुलित बजट में रखते हैं। आइए देख लेते हैं इसके बारे में। संतुलित बजट यानी बैलेंस बजट के बारे में बात करें तो जब कर संग्रह यानी हमारा रेवेन्यू आवश्यक व्यय यानी एक्सपेंडिचर के बराबर होता है तो ऐसे बजट को संतुलित बजट कहते हैं। बजट को संतुलित रखने के लिए करों के माध्यम से राशि को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। तो राजस्व बराबर व्यय, यहां देख पा रहे होंगे जहां राजस्व और व्यय बराबर होते हैं ऐसे जो बजट होता है उसको हम संतुलित बजट कहते हैं। वहीं अगले बजट की बात करें तो जब कर संग्रह आवश्यक व्यय से अधिक हो जाता है तो ऐसे बजट को किस कैटेगरी में रखते हैं? जो हमारा रेवेन्यू है वो आवश्यक व्यय यानी एक्सपेंडिचर से अधिक होता है तो ऐसे बजट को हम अधिशेष बजट या फिर सरप्लस बजट के नाम से जानते हैं। यह है जब कर संग्रह आवश्यक व्यय से अधिक हो जाता है यानी जो हमारे पास रेवेन्यू है वो अधिक हो और एक्सपेंडिचर कम होते हैं तो ऐसा जो हमारा बजट होता है वो हमारा सरप्लस बजट होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जब हमारा रेवेन्यू आवश्यक व्यय से कम होता है तो ऐसे बजट को हम किस कैटेगरी में रखते हैं? तो ये होता है घाटे का बजट। जब हमारे पास इनकम कम होती है और खर्चा ज्यादा होते हैं तो ऐसे बजट को हम घाटे का बजट कहते हैं। जब कर संग्रह आवश्यक व्यय से कम हो जाता है तो ऐसे बजट को हम घाटे का बजट कहते हैं यानी रेवेन्यू हमारा कम होता है और एक्सपेंडिचर बढ़ जाते हैं तो ऐसा जो बजट होता है उसको हम घाटे का बजट कहते हैं। आम बजट और अंतरिम बजट, आपने दो शब्द सुने होंगे बजट में, आम बजट और अंतरिम बजट। इन दोनों में डिफरेंस क्या है तो आइए जानते हैं। आम बजट जो होता है वो पूरे साल के लिए होता है और अंतरिम बजट होता है वो कुछ महीने के लिए होता है। आम बजट हर साल का नियमित बजट है जबकि अंतरिम बजट जो होता है वो सरकार बदलने के दौरान इसकी जरूरत पड़ती है। मतलब ओवरऑल कह सकते हैं जो अंतरिम बजट होता है वह उस साल प्रेषित किया जाता है, उस साल पेश किया जाता है जिस साल लोकसभा के चुनाव होते हैं। वहीं आम बजट में सरकार बड़े बड़े फैसले लेती है, अंतरिम बजट में सरकार बड़े फैसले लेने से बचती है। सरकार क्या करती है, जो अपनी स्कीम चल रही होती है उन्हीं का विस्तार करती है और अपने अचीवमेंट पर बात करती है।
चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अंतरिम बजट 2024 जो अभी 24 का जो बजट है उसके अनुसार रक्षा मंत्रालय को कितनी राशि आवंटित की गई है? तो रक्षा मंत्रालय को 6.2 लाख करोड़, इसको ध्यान रखिएगा, रक्षा मंत्रालय को 6.2 लाख करोड़ धनराशि आवंटित की गई है अंतरिम बजट 2024 के अनुसार। आइए देख लेते हैं किन मंत्रालयों को कितनी धनराशि आवंटित की है। रक्षा मंत्रालय 6.2, गृह मंत्रालय 2.03 लाख करोड़, 2.13 उपभोक्ता मामले खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्रालय को, 2.55 लाख करोड़ रेल मंत्रालय को, 1.77 ग्रामीण विकास मंत्रालय को, 1.37 संचार मंत्रालय को, 1.68 रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय को, 2.78 सड़क परिवहन एवं राज्य मंत्रालय को, 1.27 कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय को राशि आवंटित की गई है। अंतरिम बजट 2024 के अनुसार रेल मंत्रालय को कितनी धनराशि आवंटित की गई है, अभी बात कर रहे थे हम, तो यह है 2.55 लाख करोड़। इसका आंसर हो जाता है दूसरा सही। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अंतरिम बजट 2024 का जो पेश हुआ है उसमें मनरेगा स्कीम के लिए कितना धन आवंटित किया गया है? मनरेगा के लिए तो यह है 86,000 लाख मनरेगा के लिए आवंटित किया गया है। तो 2023-24 में यह 60,000 लाख था, अब 2024-25 में इसको कर दिया है 86,000 लाख। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अंतरिम बजट 2024 के अनुसार आयुष्मान भारत को कितने लाख का धन आवंटित किया गया है? तो 7500 लाख का जो धन है वो आवंटित किया गया है आयुष्मान भारत को, जबकि 2024 में यह 7,200 लाख था, अब हो गया 7,500 लाख। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अंतरिम बजट 2024 में कितने कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा? तो यह 3 कॉरिडोर का निर्माण होगा, यह अनाउंस किया गया है अंतरिम बजट 2024 में। सरकार 3 रेल कॉरिडोर शुरू करने का ऐलान किया है, साथ ही यात्री ट्रेन के परिचालन पर भी ध्यान करेगी और समुद्री रेल कनेक्टिविटी को भी ध्यान में रखेगी। कॉरिडोर कौन कौन से हैं? ऊर्जा खनिज और सीमेंट गलियारा, पोर्ट कनेक्टिविटी गलियारा, उच्च यातायात घनत्व गलियारा शामिल रहेंगे। अंतरिम बजट 2024 के अनुसार कितने रेल कोचों को वंदे भारत कोच में कन्वर्ट किया जाएगा? तो यह है 40,000 कोच हैं जिनको वंदे भारत कोच में कन्वर्ट किया जाएगा। यह है वंदे भारत ट्रेन, जो नॉर्मल कोच है वो वंदे भारत कोच में कन्वर्ट किए जाएंगे। सरकार मेट्रो ट्रेन, नमो भारत सहित प्रमुख रेल बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का विस्तार अधिकतर शहरों में करेगी। सीतारमण ने कहा कि 40,000 रेल डिब्बों का वंदे मातरम कोच में बदला जाएगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अंतरिम बजट 2024 के अनुसार लखपति दीदियों का लक्ष्य 2 करोड़ से बढ़कर कितना कर दिया गया है? तो ये 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ कर दिया गया है। लखपति दीदियां सरकार का लक्ष्य अब लखपति दीदियों को 2 करोड़ से बढ़कर 3 करोड़ कर दिया गया है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अंतरिम बजट 2024 के अनुसार ब्लू इकोनॉमी को कितना धन आवंटित किया गया है? तो इसको 2,352 करोड़ का धन आवंटित किया गया है ब्लू इकोनॉमी को। एक्वाकल्चर को भी बढ़ावा दिया जाएगा जिससे देश की ब्लू इकोनॉमी को आगे ले जाने में मदद मिलेगी। साथ ही पीएम मत्स्य संपदा योजना को आगे बढ़ाया जाएगा। इसके लिए इन्होंने 2,352 करोड़ का आवंटन किया है 2024-25 में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, और हाँ, करंट अफेयर के नए नए टॉपिक पर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।